Good morning, guys. Let's continue with atomic structure. Atomic structure. And now, in case of atomic structure, today we are going to start with Bohr's theory. ठीक है. अब बोर थ्योरी के पहले मैं तुम लोगों को लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी याद दिला देता हूँ. फर्स्ट लिमिटेशन था इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो हम लोग बोर थ्योरी के बाद ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बट बोर थ्योरी अगर पहले हम लोगों को समझ में आ गई तो स्पेक्ट्रम सीखना बहुत ईजी हो जाता है. तो पहले हम लोग बोर थ्योरी करेंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे. सेकेंड हम लोगों ने जो देखा वो था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे ही प्रोटॉन के आजू बाजू में घूम सकता है क्या? इतनी एनर्जी है क्या किसी के पास कि वो ऐसे कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम के लिए किसी की ऐसे प्रदक्षिणा डालते रहे? हम लोग मंदिर में जाते तो भी 7 बार घूमता है, पता होगा तुम लोगों को. ठीक है, साला इधर वो ऐसे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा क्या? नहीं घूमेगा, थक हार के बेचारा ऐसे धीरे 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 अंदर चला जाएगा. एंड एट वन पॉइंट इट विल कोलाइड इनटू माय न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन दूसरा प्रोटॉन. गाइस समझ में आ रहा है? तो दिस वाज आवर सेकंड लिमिटेशन. ठीक है, मैक्सवेल ने हम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि रेडिएटिंग रिवॉल्विंग बॉडी मस्ट एमिट सम रेडिएशन कंटिन्यूअसली एमिट, इट विल कंटिन्यूअसली एमिट सम रेडिएशन या फिर एनर्जी, एंड इट विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड इवेंचुअली इट विल स्पाइरल इनटू आवर प्रोटॉन. ठीक है, तो दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड हेंस these were two limitations of Rutherford's theory. एंड इसकी वजह से आए बोर्स. ठीक है, बोर्स ने हम लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता. उन्होंने हम लोगों को पहले कुछ पॉस्टुलेट्स दिए. ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स. ठीक है, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स. अब मैं ये एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक वाइज नहीं जाने वाला हूँ. ठीक है, पॉस्टुलेट्स बोर्स ने हम लोगों को 4 पॉस्टुलेट्स दिए थे. जस्ट अ मिनट टू गाइस, माय मोबाइल बैटरी इज रनिंग डाउन, लेट मी चार्ज इट. तुम लोगों के मैसेज अच्छे से दिखते रहेंगे सो दैट. एंड वेयर इज माय चार्ज? अब पॉस्टुलेट्स में एग्जैक्टली टेक्सचुअली नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसे मैं एक्सपांड करके लिखा के दे रहा हूँ. तो तुम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से पॉस्टुलेट्स देख लेना तुम लोगों के कॉलेज के एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए. एंड बाकी यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, तुम लोगों को पता ही है. बट सेम पॉस्टुलेट्स रहेंगे, मतलब टेक्स्ट बुक में जो दिया है उससे तो ज्यादा ही दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं. ठीक है, तो this is- okay, चलो बाद में देखते हैं. नाउ वेयर आई वाज, पॉस्टुलेट्स. तो बोर्स ने हम लोगों को सबसे पहले कौन सा पॉस्टुलेट दिया? तो बोर्स ने हम लोगों को सबसे पहले पॉस्टुलेट दिया दैट एटम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट का कंसेप्ट हम लोगों को बोर्स ने दिया था. रदरफोर्ड ने हम लोगों को क्या बोला था? रदरफोर्ड ने हम लोगों को बोला था कि ये प्रोटॉन है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमता है. तो उन्होंने ये बोला कि वो किधर घूमेगा? नहीं, ही टोल्ड अस कि इलेक्ट्रॉन कैन बी ओवर हियर, इट कैन बी ओवर हियर, इट कैन बी ओवर हियर. मतलब फ्रॉम द एज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर टिल द रेडियस ऑफ एटम. ठीक है, दैट वाज द पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड. बट ये गलत था. तो उन्होंने बोर्स ने हम लोग को बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट. पॉइंट नंबर 2, सॉरी, तो इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी ना हम लोगों को. तो इट रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स्ड ऑर्बिट. तो ये समझ लो तुम लोगों का प्रोटॉन है. तो फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ी सी दूरी पे रहेगा ऐसे. उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्बिट, फिर आते हैं थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. सॉरी गाइस, थोड़ा वो ओवरलैप हो गया. ठीक है, so this is how these are just postulate. He did not find anything. He just gave us some postulates. ठीक है,
ये उसको ऐसे लगा कि ऐसे हो सकता है, तो इन्होंने इसको नाम दिया KLMN, ठीक है, KLMN। एंड सिमिलरली इन्हें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेल, इन्हें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, एंड बाहर वाला फोर्थ शेल। तो KLMNOP ऐसे हम लोग इंफिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। वैसे 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी, वी कैन गो टिल इंफिनिटी। दिस वाज हिज पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट, ये जो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट ये था दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन revolving in an orbit will not radiate any energy unless the angular momentum of electron in that orbit in that orbit is integer multiple of h upon 2 pi। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर अगर होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एंड यही तो रदरफोर्ड के थियरी की लिमिटेशन थी कि वो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रिवॉल्व एमिट करेगा, वो धीरे धीरे स्पायरली अंदर जाएगा, किसके, तो प्रोटॉन के। तो बोर्स ने वो पॉसिबिलिटी निकाल दी, एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। कंडीशन अप्लाइड कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब इंटीजर मल्टीपल हम लोगों ने पहले भी एक बार देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। इंटीजर मल्टीपल मतलब क्या, तो n टाइम्स, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल मतलब क्या, तो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई रहना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, गाइस मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी, पता होगा तुम लोगों को, करेक्ट, ओके। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम रहेगा, उसके अंदर मोमेंटम रहेगा। गाइस अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा ट्रैवल करता तो तुम लोग इसको कौन सा टाइप का मोमेंटम बोलते हैं, तुम लोग इसे बोलते हो लीनियर मोमेंटम। अभी तक फिजिक्स में इतना हुआ नहीं होगा, फिजिक्स में तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे भी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। कौन सा बोलते हैं, लीनियर, सीधा जा रहा है। बट अब ये सीधा जा रहा है क्या, ये सीधा नहीं जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये सर्क्युलर पाथ में जा रहा है या फिर एंगुलर पाथ में जा रहा है। गाइस आर यू गेटिंग इट, it is not traveling linearly but it is traveling angularly। so when it goes in a, या फिर it follows the angular path, at that time we call it as angular momentum, at that time we call it as a angular momentum, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये रेडियस आर है, अगर ये रेडियस आर है, तो मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो ये हो जाता है mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला गाइस समझ में आ गया या डाउट है। लीनियर मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने हम लोगों को क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम mvr, ठीक है। अच्छा, हाँ, यू हैव टू राइट दिस, मतलब ये सेकंड पॉइंट के लिए तुम लोगों को वो बताया मैंने। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब क्या, तो n टाइम्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गाइस एंगुलर मोमेंटम हम लोग वापस एक बार देखेंगे, देखो किसी को अगर डाउट होगा तो, मोस्टली तो नहीं होगा बट स्टिल देखो। तो गाइस ओवर हियर,
इफ यू विल ऑब्जर्व लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, तो ऐसे सीधे जाने वाली बॉडी, तो सीधे ट्रैवल करने वाली बॉडी को हम लोग बोलेंगे इट हैज लीनियर मोमेंटम। एंड फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज मास अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। अब our electron is not going in linear path, it is following a angular path। तो in case of angular path इसे हम लोग कौन सा मोमेंटम है बोलेंगे, इसके पास कौन सा मोमेंटम है हम लोग बोलेंगे, तो this body contains a angular momentum। guys, are you getting it? This body contains a this body is undergoing a angular rotation, ठीक है, and hence it has angular momentum। तो angular momentum का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो angular momentum का फॉर्मूला रहता है रेडियस ऑफ दैट सर्कल मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, इसके डेरिवेशन तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे गौरव सर, ठीक है, बट अभी के लिए तुम लोगों को याद रखना है रेडियस इनटू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी एंड रेडियस इज आर, तो खत्म। यहाँ पे चाहिए तो लिख दो वेर आर इज रेडियस, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट एम वी आर विच इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इंटीजर n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। गाइस ये हम लोगों को याद रखना है, दिस पोस्टुलेट इज गिवन बाय बोर्स, ठीक है, इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे r की m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। r क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। h क्या है, h इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अभी तुम लोगों को पता होगी, मैं वापस लिखूंगा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। याद रखो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। पाई तो यहाँ पे सबको पता है, n इज अ इंटीजर विच कैन बी 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। रिमेंबर दिस, n कैनॉट बी जीरो, n जीरो नहीं हो सकता, जीरो छोड़ के इट कैन बी एनीथिंग। तो याद रखो गाइज, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने क्वांटाइजेशन कैसे किया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया, वैसे ही बोर्ड ने भी ये प्रेडिक्ट किया कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इतना रहने वाला है। अब इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े कैलकुलेशन किए थे जो हम लोगों को नहीं देखने, बट स्टिल तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एंगुलर मोमेंटम ये हमेशा h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में ही रहने वाला है। दैट्स इट, एनी डाउट? ओके, अब मुझे बताओ, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना सब जन, यहाँ पे जरा ध्यान देना है तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा स्टेबल करेगा, स्टेबल फील करेगा, जब वो प्रोटॉन के एकदम नजदीक होगा तब, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बिकम मोस्ट स्टेबल, व्हेन इट इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, व्हेन इट इज मोस्ट स्टेबल, व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्रोटॉन, या फिर व्हेन इट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द प्रोटॉन। कब ज्यादा स्टेबल करेगा, व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू प्रोटॉन या फारदेस्ट अवे फ्रॉम द प्रोटॉन। ओके, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। तो ऑब्वियस है गाइस, देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस अगर कम होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो इन दोनों में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। एनी डाउट गाइस? ठीक है, अगर ये दूर रहेगा तो यार इन लोगों में अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये स्टेबल होगा क्या, इन लोगों में अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये स्टेबल होगा क्या, दिस इज वेरी लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ओके, अब जरा मुझे बताओ, जो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रहनी चाहिए या सबसे कम एनर्जी रहनी चाहिए? मोस्ट स्टेबल थिंग हैज हाईएस्ट एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी, व्हाट डू यू थिंक? मोस्ट स्टेबल थिंग्स हैज हाईएस्ट एनर्जी या लोवेस्ट एनर्जी? चलो अब जरा सोचते हैं, ठीक है। ओके, मितांश करेक्ट आंसर था आपका, तुषार करेक्ट है। ओके ओके ओके, चलो मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब मुझे बताओ, अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को आराम से बैठ के पढ़ा पा रहा हूँ, एंड अगर ऑफलाइन रहता तो मुझे तुम लोगों के सामने खड़े रहना पड़ता, बोर्ड के ऊपर पढ़ाने पड़ता, ठीक है। तो मुझे बताओ किस केस में
मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के अगर तुम लोगों को पढ़ाऊँ तो आई एम मोर स्टेबल, या मैं खड़े रह के तुम लोगों को पढ़ाऊँ देन आई एम मोर स्टेबल। इन विच सिनेरियो आई विल बी मोर स्टेबल? ऑब्वियसली आराम से ऑनलाइन में बैठ के, ठीक है। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आएगा, ऑफलाइन में तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा, बट ऑनलाइन में यहाँ पे मैं आराम से बैठ के हूँ, ठीक है। तो आई एम अ लिटिल बिट मोर स्टेबल देन कंपेयर टू दैट ऑफ ऑफलाइन, ठीक है, खड़े होकर पढ़ाने में, ठीक है। तो अब स्टेबल कहाँ पे हूँ मैं? ऑनलाइन में, जब मैं बैठा हुआ हूँ। अब मुझे बताओ, मेरी एनर्जी ज्यादा कहाँ पे कंज्यूम होती है? जब मैं बैठा हूँ तब, या जब मैं खड़े रह के पढ़ा रहा हूँ तब? जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ तभी, ठीक है। बराबर है ना? ऑफलाइन में मेरी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, और ऑफलाइन में मैं ज्यादा नहीं, कम स्टेबल था। यहाँ पे अब जब मैं बैठा हूँ देन आई एम फीलिंग मोर स्टेबल एंड आई एम कंज्यूमिंग लेस एनर्जी। गाइस आर यू गेट फॉलोइंग इट? जब मैं बैठा हूँ तो मैं ज्यादा स्टेबल भी हूँ, और मैं कम एनर्जी भी यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, उसी बदले अगर मैं सो गया, तो मैं ऐसे लेट गया यहाँ पे मस्त से, और तुम लोग ऐसे सो के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आराम से, ऐसे मतलब वो विष्णु वाली पोज में सो के तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? तुम लोगों की बात हम लोग आराम से हम लोग की, तुम लोगों की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो बट मेरी तरफ से मुझे बताओ, ऐसे टाइम पे आई विल बी मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल? तभी मैं सबसे ज्यादा स्टेबल होऊंगा, या सबसे कम स्टेबल होऊंगा? जब मैं आराम से सो के पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट स्टेबल, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बट मुझे बताओ, तब मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा यूटिलाइज होगी या सबसे कम यूटिलाइज होगी? Okay, so when I'm most stable, my energy utilization is least. That means, can I say that stability, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम एनर्जी रहती है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। गाइस कैन आई से इट? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी। इज इट राइट? करेक्ट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे नजदीक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तुम लोगों ने बताया था। तो इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी? इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे कम? सबसे कम एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो तो थर्ड थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, और एल लोअर ऑर्बिट्स। लोअर मतलब क्या? तो नीचे वाले, अंदर वाले, ठीक है, लोअर ऑर्बिट्स आर मोस्ट स्टेबल, दे आर मोस्ट स्टेबल compared to electrons in higher orbits, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल के यहाँ पे लीस्ट एनर्जी भी आनी चाहिए थी। मोस्ट स्टेबल, दैट मीन्स दे हैव लीस्ट एनर्जी compared to electrons in higher orbits, जिनके पास रहती है मोस्ट एनर्जी, ठीक है। तो गाइस लिख दो ये 3 पॉइंट पहले, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ओके, शुड वी मूव अहेड गाइस? अब देखो, नेक्स्ट मुझे बताओ, अब जो सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, मुझे उसकी खुशी देखी नहीं गई, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, और उसकी खुशी मुझे देखी नहीं गई। तो मैंने क्या किया,
मुझे अभी इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर लेके आना है। मुझे बताओ, लोअर एनर्जी वाले को अगर मुझे हायर एनर्जी वाले पे लेके जाना है, तो मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, विल मेक हिम अनस्टेबल। करेक्ट बोल रहे हो? तो मुझे बताओ, उसे अनस्टेबल करने के लिए उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी? उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी या उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी? वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है गाइस, सबको समझ में आ रहा है ये? सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर मुझे किसी चीज को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाना है, तो मुझे इसको इधर से उधर उठा के लेके जाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। ठीक है, तो याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो कुछ एनर्जी का ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे एनर्जी इज गेन्ड, यहाँ पे एनर्जी इज गेन्ड। और उसी बदले अगर हायर एनर्जी वाला लोअर एनर्जी में चला गया, तो गाइस मुझे बताओ, अब हायर से नीचे आ रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? अगर ये हायर से नीचे आ रहा है तो इट विल रिलीज सम एनर्जी, रिलीज करेगा ऑब्वियसली। ये जब यहाँ पे इम्पैक्ट ही कर रहा है तो इट इज रिलीजिंग सम एनर्जी। गेटिंग इट गाइस? तो यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज। टिल दिस एनी डाउट गाइस? हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। आ रहे हम लोग उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। तो देखो, ओके मैंने कलर गलती से चेंज कर दिया, सॉरी। ओके, तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, ये थर्ड पॉइंट में लिख देना। व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। नीचे वाली स्टेट, जमीन पे है ये। ठीक है, जिसे अभी ग्राउंड स्टेट में हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, मैं अभी इसको जीएस लिखूंगा। जीएस दिख गया तो ग्राउंड स्टेट है, याद रखना। एंड व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, इसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई ना, तो वो एक्साइट हो गया। ठीक है, बहुत एनर्जी, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ईएस। ठीक है, if I'll write GS then it means ground state, if I'll write ES then it will mean excited state. ठीक है, video is free guys, am I audible, am I clearly audible? Okay, now it is clear. ठीक है, तो यस, तो गाइज पहले ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, ग्राउंड से अगर मुझे एक्साइटेड में लेके जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इनके टर्म्स बताए कि जब वो n इज इक्वल्स टू 1 में रहेगा, मतलब फर्स्ट शेल में रहेगा, हम लोग इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, जमीन पे। एंड अगर वो 1 के ऊपर जाने लग गया तो एक्साइट होने लग गया, उसमें एनर्जी आने लग गई। समझ में आ रहा है? तो इट इज अंडर गोइंग एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट में वो जा रहे हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, ऐसे देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस एक्साइटेशन, ब्रैकेट में लिखना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। मुझे बताओ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज करेगा, तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, इट गेन्स एनर्जी। करेक्ट बोल रहे हो? वेर एज वेर एज व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है? एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में जाना। गाइज ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बीच बीच में ये ऐड करते जा रहा हूँ, तो ये छोटी छोटी टर्म्स ही हम लोगों को आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। तो इट रिलीजेस एनर्जी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो मितांश। तो इट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है गाइज, तो देखो, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब क्या? तो ये 1 से 2 में चला गया, या फिर 1 से 3 में चला गया। 2 से 3 में जाना, उसे भी हम लोग एक्साइटेशन ही बोलेंगे क्योंकि हायर एनर्जी में जा रहे हैं। 3 से 4 में जाना एक्साइटेशन है। 2 से 5 में जाना एक्साइटेशन है। याद रखो, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी हमेशा ग्राउंड से ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले ग्राउंड से वो 2 में चला गया, फिर 2 से ये 4 में चला गया, हो सकता है, इट इज पॉसिबल।
ठीक है गाइस, एक्साइटेशन मतलब क्या, तो लोअर टू हायर, एंड डी एक्साइटेशन मतलब क्या, हाँ बाय द वे यहाँ पे लिख दो आगे, एनर्जी गेन्ड, एनर्जी गेन, एंड डी एक्साइटेशन मतलब क्या, तो 2 से 1 में आ गया, 3 से 1 में आ गया, 3 से 2 में चला गया, 4 से 3 में चला गया, या फिर 5 से 2 में चला गया, हायर टू लोअर, करेक्ट बोल रहे हो। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है कैसा, तो करेक्ट है सब जन। अब बस मतलब ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है एंड छोटे छोटे अजम्पशंस है, ठीक है। अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली पॉस्टुलेट्स खत्म होते हैं, बोर्ड ने हम लोग को इतना ही बताया था, अब इसके बाद वाला जो है वो अलग से हम लोग पढ़ते हैं, बट ये मैं यहाँ पे पॉस्टुलेट्स में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, सो दैट एक ही जगह पे सब कुछ आ जाए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कोई रिवॉल्विंग चीज कंटिन्यूसली तो रिवॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो इसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए थी, बट स्टिल इट इज नॉट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, तो देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन फॉर इट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो वो समझने से पहले हम लोग जरा ग्रेविटेशन पे आते हैं। तुम लोगों ने 10th में ग्रेविटेशन लकीली पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया होता तो भी मजा ही आता है ये पढ़ने के लिए, बट तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो शायद से तुम लोगों के पहले से पता होगा, बट स्टिल लेट्स अज्यूम दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर अर्थ, एंड अर्थ पे ये हमारा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़, ठीक है, दिस इज आवर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हम लोग बड़ी मेहनत करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े, दिस इज यू, ठीक है, थोड़े बड़े हो गए तुम लोग, चलो, तो दिस इज यू। अब तुम लोगों ने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, मैं इधर से ना एक बॉल फेंकता हूँ, मैं इधर से एक बॉल फेंकता हूँ, दिस इज योर बॉल, ठीक है, एंड तुम लोगों ने फेंका, अब ये फेंका तो ऑब्वियस है ये नीचे जाके गिर जाएगा, तुम लोगों का थ्रू तो इतना भी नहीं जाएगा, तुम लोगों का थ्रू इधर ही आके गिर जाएगा, ठीक है, तो तुम लोग ऐसे फेंका, फेंका तो थोड़ा ये दूर आया, बट इधर आके गिर गया, तुम लोगों को मजा नहीं आया, तुम लोगों ने सोचा कि और दूर फेंकूंगा मैं बॉल, तो वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए, तुमने और दूर फेंकने की कोशिश की, इधर आ गया, गैस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, तुम लोग और फोर्स ऐड करते जा रहे हो, जोर से फेंक रहे हो, ठीक है, और जोर से फेंक रहे हो, तो तुम लोगों ने इसे और फोर्स अप्लाई अप्लाई किया, और तुम लोगों ने इसको और थोड़ा दूर लेके गए। गैस मुझे बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बॉल नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये बॉल नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये बॉल नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट बोल रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, करेक्ट बोल रहे हो, बट ग्रेविटेशन की वजह से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों ने इसे और फोर्स से फेंका, और फोर्स लगाया, तो ये बॉल और आगे गया, ये बॉल और आगे गया, एंड फिर इधर किधर आके गिरा, तुमने इसे और फोर्स अटैच किया, क्या होने वाला है तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, तुमने और फोर्स अप्लाई किया एंड इधर तक आ गया, तुम लोगों को एकदम गुस्सा आया कि साला अभी इतने जोर से फेंकूंगा ना कि या इधर से डायरेक्ट चाइना के अंदर घुसना चाहिए, ठीक है, तो तुम लोगों ने और जोर से फेंका, इतने जोर से फेंका कि वो गया, एंड उसमें इतना फोर्स है, मतलब प्रोजेक्टाइल खराब हो रहा है, उसमें इतना फोर्स है कि खत्म, जैसे पूरी दुनिया गोल घूम के आया, हाँ, ये ऐसी पूरी दुनिया गोल घूम के आने लग गया, एंड तुम लोगों को ऐसे पीछे से आवाज आने लग गई, तुम लोग होशियार, तुमने पीछे मुड़ के देखा, तो तुम लोगों ने देखा तो अरे साला अपना ही बॉल अपने पास आ रहे हैं, तो तुम लोग डायरेक्ट झुक गए, ठीक है, तुम लोग झुक गए, अब तुम लोग को लग जाएगा ना इतने जोर से फेंका हुआ बॉल, तुम लोग झुक गए, अब मुझे पता तुम लोग नीचे झुक गए, शिफ्ट हो गए, तो अब ये बॉल वापस क्या करेगा, वापस आगे चला जाएगा, guys are you getting it? एंड अब ये बॉल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉल को नीचे गिरना है, ये कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तुम लोगों ने इसको जब फेंका तो ये कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है,
बट तुम लोगों ने इसको इतने मस्त तरीके से फेंका है कि वो कंटिन्यूअसली गिरने की कोशिश कर रहा है, बट गिर नहीं पा रहे, वो कंटिन्यूअसली आगे ही बढ़ते जा रहा है, आगे ही बढ़ते जा रहा है, आगे ही बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। गाइस, आर यू गेटिंग इट? हाँ, ऐसा होता है गाइस। तुम लोगों ने सैटेलाइट सुने? सैटेलाइट, सैटेलाइट जो हम लोग कभी कभी ऐसे ऊपर से ऐसे ट्रैवल होते हुए दिखते भी हैं, तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो है। उसमें थोड़ी ना कंटिन्यूसली पीछे से रॉकेट आग देते रहता है, वो हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। एक जगह से हम लोग पीछे से रॉकेट ऑन करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, तो तुम लोग ऐसे उसको ऊपर लेके जाते हो, पहले कैसे यहाँ से रॉकेट उड़ता है, ऐसे ऊपर लेके जाता है, फिर वो इधर से आग छोड़ता है, इधर से, मतलब पहले इसने ऐसे नीचे से आग छोड़ी, ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया, फिर ये दूसरे साइड से एंड फिर इधर से ऐसे पुश, एंड फिर ये जैसे ही आगे बढ़ा, तुम लोग एक मस्त स्पीड से इसको फेंकते हो, एंड उसको वो उतनी स्पीड मिलती है कि वो कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, बट साला गिर ही नहीं पा रहा है। वो गोल 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 ऐसे घूमते रहते हैं। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, तुम लोगों ने मिशन मंगल देखा है, हाँ करेक्ट, तो वो भी देख सकते हो। तो ओके, तो गाइज ये एक्चुअली होता है, ठीक है। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी तुम लोगों को कंसेप्ट भी पता है, ग्रेविटेशन में तुम लोगों को हुआ भी होगा, ठीक है। तो अब इसके पीछे का लॉजिक, रॉकेट को नीचे जाना तो है, रॉकेट को या फिर हमारे बॉल को नीचे गिरना तो है, बट वो गिर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं गिर पा रहा है बताओ? वो क्यों नहीं गिर पा रहा है? उसे कंटिन्यूअसली ग्रेविटी माता नीचे से खींचने की कोशिश तो कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी इज ग्रेविटी इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू पुल इट, gravity is continuously trying to pull that rocket or its balls, but still it is not falling. Why? उसके नीचे मतलब डाउनवर्ड फोर्स को, अपवर्ड कोई तो फोर्स रहना चाहिए। मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में अपवर्ड फोर्स कौन सा रहता है? डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमेशा अपवर्ड फोर्स रहना चाहिए सर्कुलर मोशन स्टेबलाइज होने के लिए। एंड उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे की तरफ इसे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट उसे काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुम लोगों ने इतने मस्त स्पीड से फेंक दिया है कि तुम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है, एंड इसके वजह से वो बॉल कंटिन्यूसली रोटेट करते रहेगा। अब यही कंसेप्ट हम लोगों को, अच्छा 10th में तुम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स बोला होगा, हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स, आई डोंट नो, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ अलग वर्ड यूज करते रहेंगे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत टाइम हुआ मुझे ग्रेविटेशन पढ़ते हुए, बट ठीक है। अब हम लोग जरा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अभी अर्थ वर्थ कुछ नहीं रहेगा, अभी बीच में प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को ग्रेविटी की स्टोरी अगर समझ में आ गई होगी, तो अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्टोरी तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। तो गाइस, अच्छा तुम लोगों को सीबीएसई वालों को 9th में ही था, ओके। हम्म। तो अब बोर ने हम लोगों को यही बताया कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ठीक है। एंड ये प्रोटॉन सुकून से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाते हैं। प्रोटॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के आजू बाजू में, उसके ऑर्बिट में सुकून से रिवॉल्व कर पाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज this proton is continuously trying to attract it, this proton is continuously trying to attract it। मुझे बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गाइस, करेक्ट और रॉन्ग? के Q1 Q2, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तुम लोग ग्रेविटेशन की किधर फॉर्मूला दे रहे हो? ग्रेविटी खत्म, अभी अर्थ वर्थ नहीं है यहाँ पे, अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भूल गए क्या? तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अज्यूमिंग दैट कि इसका एटॉमिक नंबर Z था, इसका एटॉमिक नंबर था Z, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ZE। याद है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज E, मैंने लिख के दिया था। अब अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? Z टाइम्स E।
आर यू फॉलोइंग इट गाइस? अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है उसके ऊपर ई चार्ज, जेड प्रोटॉन हो गए तो जेड ई, चार रहेंगे तो 4 ई, 5 रहेंगे तो 5 ई। बट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बेचारा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, याद रखो यहाँ पे हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। तो Q2 कितने का हो गया? सिर्फ ई का हो गया। प्लस माइनस हम लोगों को नहीं लेना है, सिर्फ हम लोग ई पकड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जेड ई, Q1 जेड ई है, इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब सिंस वैल्यू ऑफ के इज 1 इन सीजीएस यूनिट, और याद रखो हम लोग उस टाइम के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जब हम लोग ऐसा यूनिट यूज नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ सीजीएस यूनिट यूज करते थे। तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? के की वैल्यू 1 आ गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। गाइस एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? अब इस नीचे वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस नीचे वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहना चाहिए। एंड मुझे बताओ रोटेटिंग बॉडी में बाहर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट बोल रहे हो। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है? सेंट्रीपिटल मतलब अंदर वाला, तो यहाँ पे ये जो कूलम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग वो सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? पढ़ा होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। गाइस इज इट करेक्ट? mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस आई हैव टू रिस्टार्ट माय मोबाइल, ठीक है, जस्ट अ मिनट, उसमें नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ, तब तक तुम लोगों के मैसेजेस में देख नहीं पाऊंगा, तब तक मैं अपनी बड़बड़ तो कंटिन्यू रख सकता हूँ, बट ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन आर। अब हम लोगों ने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, कब करेगा? जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, या फिर नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर देगा। तो फॉर कंटिन्यूस रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तुम लोगों को ये देख के बहुत इच्छा हो रही होगी कि मैं आर और आर को कैंसिल आउट कर दूं, एक आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। बट इसे हम लोगों को ऐसे ही याद रखना है और ये हम लोग ऐसे ही यूज करने वाले हैं। दिस इज द second equation which we are going to use, and we are going to derive all our formulas by using these two equations, ठीक है गाइस। तो बोर्स के पॉस्टुलेट में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो जरा। बोर्स के पॉस्टुलेट में देखो 5 ही पॉस्टुलेट्स दिखा के दिए हैं, एकदम स्वीट एंड सिंपल, एंड बहुत अच्छे से टाइम लेके हम लोगों ने इनको समझा है, ठीक है। तो कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ओके, चलो गाइस लिख दो, कंप्लीट करो इसे। और लिख के हो जाए तो मुझे जस्ट एक डन मैसेज करना। सेकंड फॉर्मूला याद रखो मितांश, हम लोगों को सिर्फ उसे याद रखना है, मतलब उसकी डेरिवेशन या फिर ऐसा जो मैंने लास्ट फॉर्मूला के लिए एक्सप्लेनेशन दिया वो वैसे वाली वैसे वाला एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, और उसकी डेरिवेशन करना यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं होगा हम लोगों को। तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट। Recording in progress. Okay guys, my mobile is back, so now I can see your messages properly. तो किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड रेज करो गाइस, किसी का अगर लिखना बाकी है तो हैंड रेज करो। 4 लोगों का लिखना बाकी है क्या? चलो 5-6 लोगों का लिखना बाकी है। अरे हम लोग लिखने वाले दोनों फॉर्मूलाज, हम लोग साइड बाय साइड भी लिखेंगे और उनका यूज भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखना स्टार्ट ही किधर किया है।
ये तो जस्ट टाइम पास था, थियरी थी। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू derive all the formulas and then we are going to solve questions। ठीक है, तो थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चंस करते ही जाएंगे। तो इसकी एक लिमिटेशन है गाइस, जो तुम लोगों को समझ में आ भी गई रहेगी पढ़ते पढ़ते। इसकी लिमिटेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा? इसकी लिमिटेशन क्या है? ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स कैन बी यूज। मैं तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही बोला था कि हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से रहते हैं? तो एक रहता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, बट हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा है लिथियम, बट लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर सकता हूँ, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। फोर्थ वन इज बेरिलियम। बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन रहता है और मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? चार में से तीन निकाल दूंगा, एक बचेगा तो प्लस थ्री चार्ज आएगा। पांचवा एक मतलब मिनिमम मैक्सिमम तो बेरिलियम तक ही क्वेश्चन आता है, बट फॉर सेफर साइड एक बोरॉन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। बोरॉन के पास टोटल पांच रहता है, पांच में से मुझे एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? चार इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस फोर चार्ज। ठीक है, तो दीज आर द ओनली एलिमेंट्स ऑन विच यू विल गेट क्वेश्चंस इन बोर थियरी, जिसमें बोरॉन तो आएगा ही नहीं, बट फिर भी अगर किसी बुक में तुम लोगों को दिख गया तो जेई में आज तक इन चार के ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं। ओके गाइस। हाँ, बाय द वे जेई से याद आया, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड ओनली ऑन दिस एक्सप्रेशन इन जेईई 2013। ठीक है, अभी रिसेंट में ही 2013 में इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट इज। हाँ, ये रिसेंट ही है गाइस, दिस इज वेरी रिसेंट। हाँ, मैं तुम लोगों को 2000, 1998, 1997 ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो तभी तुम लोगों को पक्का लगेगा कि 2013 इज रिसेंट। ठीक है, एंड फॉर मी इट इज रियली रिसेंट बिकॉज उसी साल मैंने खुद ने 12th पास की थी, जेई की एग्जाम दी थी। ठीक है, तो फॉर मी इट इज रियली रिसेंट। एंड यू, तो चलो, लिमिटेशन पार्ट सी, ये सिर्फ हम लोग एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही ये अप्लाई कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो दैट इज द मोस्ट मतलब ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, हाईएस्ट लिमिटेशन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन और हम लोग के पास कितने एटम्स या फिर एलिमेंट्स है जिनमें 118, 110, 120, 120 नहीं बट ऐसा मतलब 190 ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनके जिनका इतने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 20, 30, 40 ऐसे वाले भी एग्जांपल है जिनके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब मैक्सिमम चार एलिमेंट्स तक ही अप्लाई हो सकता है, उसके आगे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, देखो इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके पास, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम बेस क्रिएट किया था। मतलब मैं अभी तुम लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ ना कि तुम लोगों को ये चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने आ जाते हैं। देखो इनके एटॉमिक नंबर फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, इनके एटॉमिक नंबर एक, दो, तीन एंड चार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का? जेड माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। टू और चार्ज वन है, प्लस वन है तो टू माइनस वन, ये भी वन। थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस थ्री वन, यहाँ पे इसका हो जाता है फाइव, तो फाइव माइनस फोर वन। हर एक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे लॉज या फिर पॉस्टुलेट जो हम लोग बना रहे हैं वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेबल है और किधर भी एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो चलो गाइस, लिमिटेशन हो गई। नाउ विल स्टार्ट विथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने देख लिया कि बीच में प्रोटॉन है, उसके आजू बाजू में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर वो आउटर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर इनर से आउटर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर आउटर से इनर में आना है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये बोर्स का मॉडल हो गया, जो यहाँ पे मैंने रामायण बताया था वो बोर्स का मॉडल था। अब हम लोग इस मॉडल को यूज करके एटम की रेडियस, उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी, ये तीन चीजें डिराइव करने वाले हैं। तो गाइस हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाए। पहली इक्वेशन क्या थी, mvr is equals to n multiple integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशंस में पहले तो कांस्टेंट चीजें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज मतलब इनमें कांस्टेंट्स कौन से है वो देख लेते हैं। मुझे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है या नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट और नॉट है। ओके, मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वो फर्स्ट शेल में सेकंड शेल में ट्रैवल कर सकता है ना, तो रेडियस कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वो चेंज हो सकता है कि कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज हो सकता है या कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज अ कांस्टेंट और नॉट, जस्ट यस और नो, यस और नो में आंसर दो। इट इज अ कांस्टेंट और नॉट, इट कैन चेंज, सो इट इज अ कांस्टेंट और नॉट, नो इट इज नॉट अ कांस्टेंट, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ h, व्हाट अबाउट h, h इज अ कांस्टेंट और नॉट, h इज अ कांस्टेंट और नॉट है। मुझे बताओ व्हाट अबाउट 2, 2 इज अ कांस्टेंट और नॉट, 2 चेंज होगा क्या, 2 की वैल्यू कभी 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, बहुत फालतू था बट स्टिल। पाई, पाई इज अ कांस्टेंट और नॉट, ये भी पाई कांस्टेंट है। अब वापस एम आ गया, वो इग्नोर करो, वी आ गया इग्नोर करो, आर आ गया इग्नोर करो। जेड, मुझे बताओ एटॉमिक नंबर, इट इज कांस्टेंट और नॉट, 1 2 3 4 5, इट इज अ कांस्टेंट और नॉट, नो इट इज नॉट अ कांस्टेंट। मुझे बताओ व्हाट अबाउट ई स्क्वायर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फिर वन प्रोटॉन, कांस्टेंट और नॉट, यस इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो गाइस तुम लोगों को कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट क्या नहीं है वो समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो अभी मुझे रेडियस के लिए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले गाइस, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेडियस। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट, लिख देता हूँ, आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। तभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूरा लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन मतलब एटम्स के ऑर्बिट जो रहते हैं उनकी रेडियस क्या है, उसकी डेरिवेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, विच इज क्वाइट सिंपलर। ठीक है, जो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो छोटू सा फॉर्मूला था और उसकी डेरिवेशन महाभयंकर और बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन है, देखो पहले तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। गाइस एनी डाउट, नाउ सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन 3 की वेलोसिटी की वैल्यू में 2 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो एम वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सेकेंड वाली, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। गाइस अभी तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट देखते रहो। ठीक है, अब वी स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा, एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, एम एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मैं हर एक स्टेप एक एक करके बता रहा हूँ सो दैट किसी को डाउट ना है।
आर इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर ऑन आर स्क्वायर। अब अगर नोटिस करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या गाइस? आई गेस इतने ही कैंसिलेशन होने वाले, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास सिर्फ एक ही आर बच गया, एक ही रेडियस बच गई, तो इस रेडियस को इधर लेके जाओ, इस जेड अपॉन ई स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ, तो व्हाट यू विल गेट, रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। गाइस दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एंड आई डोंट थिंक तुम लोगों को ये कभी लाइफ में याद रहेगा, और ये हम लोगों को याद रखना भी नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोगों को कभी पूछेंगे नहीं, एग्जाम में आज तक पूछा गया नहीं है, और अगर पूछ भी लिया तो तुम लोगों को दो इक्वेशन को एकदम इजीली इक्वेट करना है, 3 स्टेप में तुम लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ अरे ये डिराइव क्यों किया वो बताता हूँ, डोंट वरी, ये यूज कैसे करने वो बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये लिख दिया, मतलब ये लिख दो, कंप्लीट कर दो, लिख के हुआ नहीं होगा अभी तक, कंप्लीट करो इसे लिख के। लिख के हो जाए तो जस्ट मुझे डन करके मैसेज भेजना। हेलो, ओके गाइस डन, शुड वी मूव अहेड? किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो। दो लोग हैं, चलो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा करूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आधे से ज्यादा तो कांस्टेंट थे, तुम लोगों को पता है मैंने तुम लोगों को बहुत बार कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके पहले से एक आंसर बना के दे दिया कि इसको यूज किया करो, एनर्जी के टाइम पे मैंने तुम लोगों को ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलाज और ट्रिक्स बताए थे। तो यहाँ पे लोगों ने भी वही सोचा कि इतना कौन याद रखते बैठेगा, हम लोगों को भी रखना है, तो उन्होंने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब सारे कांस्टेंट मतलब कौन से, एच स्क्वायर को पुट किया, फोर तो कांस्टेंट, ये पाई की वैल्यू पुट की, मास की वैल्यू पुट की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज की वैल्यू पुट की, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद उनको आंसर आया 0.529। याद रखो ये सारे कैलकुलेशन सीजीएस यूनिट में हुए थे, ठीक है, सीजीएस यूनिट में करोगे तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो 0.529 इनटू, बट यहाँ पे कांस्टेंट कौन नहीं है, एन स्क्वायर नहीं है और जेड नहीं है, तो इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। दिस वाज द फाइनल फॉर्मूला गाइस। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो क्या अभी? इतना तो याद हो जाएगा, करेक्ट? ओके, तो इसका कैलकुलेशन एंड ऑल हम लोगों को कुछ नहीं देखना है कि ये कैसे आया क्या आया, सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर देंगे हम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कहाँ पे है? अच्छा मैंने आर स्क्वायर मैंने लिखा है, सॉरी, आर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलो, तो क्वेश्चन करेगा इस फॉर्मूला के ऊपर अभी। ओके, चलो एक तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। कैलकुलेट
रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम फॉर 1 n is equals to 1, 2 n is equals to 2, 3 n is equals to 3। ठीक है, चलो गाइस करो इसे, सॉल्व करो। n is equals to 1 2 3, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम इजीली आंसर आ जाएंगे, करो। वेरी नाइस मितांश, करेक्ट आंसर है। अरे विच फॉर्मूला, ये लास्ट वाला फॉर्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे स्टार मार्क करके रखना। ठीक है, तो गैस देखो, रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो r1 लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी लेनी है हम लोग को, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, तो 5.29 नैनोमीटर। ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग इट? अब सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब अभी क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, एन का स्क्वायर है, एन एन का स्क्वायर, तो एन इज 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/1। ये फॉर्मूला लिखूं? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, देखो ऊपर का ही फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे यूज कर रहा हूँ, एन के बदले वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 4 8 जा सॉरी 4 2 था 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया वापस, 4 5 जा 20, तो 121, तो ये हो गया 2.116। ठीक है, 2.116 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर आज हो सकता है 1221.16 नैनोमीटर। ठीक है, एंड फाइनली वैसे भी लिख सकते हो, ओके 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 ओके, आई हैव बीन मेकिंग अ मिस्टेक, वेट अ मिनट, आई हैव बीन मेकिंग अ मिस्टेक, ये ये 0.0529 नैनोमीटर होना चाहिए, सॉरी गाइस, 0.0529 नैनोमीटर होना चाहिए, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब ये हो जा, आंसर कितना आया था इसका 2.116 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस विच कैन बिकम 0.02116 नैनोमीटर, सॉरी 0.2116 नैनोमीटर, नैनोमीटर में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने। ओके, एंड थर्ड आर थ्री कितना हो जाएगा 0.529 इंटू, अब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, जेड तो 1 ही रहने वाला है, तो आंसर आएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम, पहले से लोगों ने आंसर सेंड करके रखा था, विच इज 0.4761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो गाइस एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, तो चलो अभी और क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे, अभी और क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे। नैनोमीटर में डाउट है, ओके, नैनोमीटर का डाउट देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, नैनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। 0.529 एंगस्ट्रॉम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, ओके, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। अब उसके बाद इसे तुम लोगों को 10⁻⁹ करना है, तो 10⁻⁹ करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, 0.529 इसे 10 से मल्टीप्लाई करो एंड 10 से डिवाइड करो। अब देखो
10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करना कुछ बड़ी बात है क्या? सेम तो किया है हम लोगों ने, कुछ नहीं चेंज किया। तो ये 10⁻1 और 10⁻−10 बन जाएगा 10⁻−9। 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0529 इंटू 10⁻−9 और यूनिट रहेगा मीटर। 10⁻−9 इज नथिंग बट नैनोमीटर। तो तुम लोगों को फाइनल आंसर आएगा 0.0529 नैनोमीटर। खत्म। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तुम लोगों को एक साथ एक बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेट। हाँ, तुम लोग सिर्फ इतना याद रखो, तुम लोगों को ये पूरा रामायण याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज कंफ्यूजिंग आई नो। तुम लोगों को इतना याद रखना है, एंगस्ट्रॉम को 10 से अगर डिवाइड किया तो नैनोमीटर मिल जाता है। बस खत्म। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड किया तो नैनोमीटर मिल जाता है, इतना ही याद रखो। तो कैलकुलेट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ, ठीक है, नंबर 1 थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium+2, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Be+3, थर्ड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He+2। गाइस ये भी कर लोगे? तुम लोगों को एक हेल्प दे देता हूँ, याद रखो Z की वैल्यू लिथियम के लिए रहती है 3, बेरिलियम के लिए रहती है 4 एंड हीलियम के लिए रहती है 2। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना Z की वैल्यूज, नहीं तो चार्ज ले बैठोगे। ठीक है, यहाँ पे He+1 आना चाहिए, सिर्फ प्लस। ठीक है, एंड फॉर्मूला कौन सा है गाइस? फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² अपॉन Z। ठीक है, तो चलो करो इसे कंप्लीट। ना ना, दिस इज नॉट फॉर होमवर्क, अभी सॉल्व कर रहे हैं 2 मिनट में, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होने चाहिए, मतलब बहुत फास्ट होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं जाना चाहिए इनके ऊपर। तुम लोग आंसर भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकालो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, मितांश करेक्ट आंसर दे, वेरी नाइस। मितांश आई गेस आपने थर्ड वाले में मिस्टेक की है, जरा चेक करो। थर्ड वाले में मिस्टेक है। सनी का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। आई गेस मैं ओरली बता रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मिस्टेक होगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली होगी, चेक करना। सनी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एंगस्ट्रॉम में ही आंसर निकालो गाइस, इट इज इजी टू टेक एंगस्ट्रॉम। n हैज टू बी टेकन एज 1, नहीं गाइस क्या कर रहे हो? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्बिट मतलब थर्ड, सेकंड वाले में सेकंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 2 एंड इसमें फोर्थ ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 4। खत्म, अगर वो करेक्ट आंसर है। तुम लोग थर्ड क्वेश्चन में क्यों मिस्टेक हो रही है? नहीं नहीं, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। मैं ओरली आंसर निकाल रहा था इसलिए मुझे मिस्टेक लग रही थी, बट इट इज करेक्ट। ओके, सानी का करेक्ट आंसर है सारे के सारे। मितांश आपके भी सारे आंसर्स करेक्ट हैं। यप, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट। केत की फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाले में एक मिस्टेक है, चेक करो। तनीषा फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड वाला रॉन्ग है। चलो गाइस सॉल्व करना स्टार्ट करूँ या टाइम चाहिए? निश्चित ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। सॉल्व करना स्टार्ट करूँ गाइस? जो ये ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। तो देखो रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, यश ऑल आंसर्स आर करेक्ट, नाइस। तुषार ऑल आंसर्स आर करेक्ट, दिया करेक्ट आंसर है। तनका फर्स्ट, तनका कुछ तो मिस्टेक है, आपने कुछ तो मिस्टेक किया, चेक करो। तनिषा ऑल आंसर्स आर करेक्ट नाउ।
ओके तो गाइस रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट कैसे लिखोगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू देखो 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू 3, 3 3 कैंसल, 3 9 जा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 8 5.1 एंड फ्रॉम दैट्स इट नथिंग एल्स। ठीक है ओके ऋतुजा फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करेक्ट है, थर्ड वाले में कुछ तो मिस्टेक है। देखो एक लाइन की क्वेश्चन है गाइस। अब यहाँ पे तुम लोगों को सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा है ना, सेकंड ऑर्बिट ये तो और इजी हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, ये गए आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 0.529, 2 इंटू 2 इज 4, नीचे 4 एक कैंसिल आउट हो गया, दिया ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी नाइस। थर्ड R3, तो यहाँ पे R3 नहीं सॉरी R4 हीलियम के लिए पूछा है, तो 0.529 इंटू 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72, तो 2 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 16 प्लस 7 16 प्लस 7 हो जाता है 23, तो 3 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए तो 2.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है एनीवन हैज एनी डाउट, किसी को भी कुछ दुविधा कष्ट लाइफ में? ओके केसी करेक्ट आंसर। ओके तो चलो इसके ऊपर कुछ अलग हटके क्वेश्चंस लेते हैं अभी, ये सेम टाइप के हो गए ना अभी दो, तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ कैलकुलेट रेशियो ऑफ, इसे कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ, घाई मत करना, सॉल्व करते मत बैठना पूरा, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, कभी भी रेशियो पूछा तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ शेल ऑफ लिथियम, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिए तुम लोगों को। ठीक है थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ शेल ऑफ लिथियम की रेशियो निकालना है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम एंड फिफ्थ शेल ऑफ लिथियम का रेशियो निकालने वाले हो। मुझे बताओ थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तुम लोगों को चीजें लिखनी पड़ेंगी। बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या रहती है 4, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या रहती है 3। थर्ड शेल मतलब बेरिलियम के लिए एन की वैल्यू हो गई 3, लिथियम के लिए एन की वैल्यू हो गई 5, इतना तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब तुम लोग क्या लिखोगे 0.529 इंटू, करेक्ट बोल रहे हो, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर किसका बेरिलियम का, तो मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए जरा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। बेरिलियम के थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम के एन की वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड ऑफ बेरिलियम, गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड 0.529 इंटू एन ऑफ लिथियम इसका स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ बेरिलियम। तो देखो कितने इजीली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम लोगों को पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो नंबर बचेंगे वो तो एकदम इजीली आ जाएंगे, देखो एन स्क्वायर ऑफ बेरिलियम इनटू जेड ऑफ लिथियम, नीचे यहाँ पे मैंने बेरिलियम लिख दिया वापस गलती से, लिथियम आना चाहिए था ना, तो डिवाइडेड बाय जेड ऑफ लिथियम, तो डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाके मल्टीप्लीकेशन में चला गया, एन ऑफ लिथियम का स्क्वायर इनटू जेड ऑफ बेरिलियम। ठीक है गाइस, तो बस अभी इतना करने के बाद तुम लोगों को वैल्यूज देखनी है, तो 3 थर्ड शेल तो बेरिलियम का, तो 3 इंटू 3 इंटू लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, देखो वैल्यूज अगर गलत ले ली तो खत्म। ठीक है डिवाइडेड बाय एन ऑफ लिथियम का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू जेड ऑफ बेरिलियम मतलब 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.27 या फिर 100 अपॉन सॉरी 22 अपॉन 100। गाइस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया क्या, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व करना है, ग्रास्प हो रहा है? तुम लोग अगर आंसर निकालोगे, पहले तुम लोग रेडियस देखो, यूजुअली अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट सॉल्व ना करते हुए देता तो शायद तुम लोगों में से कुछ लोग क्या करते, हाँ रेशो इधर पे ही लग रखेंगे, बट जस्ट फाइनल आंसर मतलब डिवाइड कर दिया तो जब, अब तुम लोगों में से कुछ क्या करते, तुम लोग पहले थर्ड शेल की रेडियस निकालते, फॉर्मूला यूज करके तुम लोग पहले थर्ड शेल की रेडियस निकालते,
आफ्टर दैट यू वुड हैव गॉन फॉर फिफ्थ शेल एंड देन यू वुड हैव टेकन द रेशियो, बट यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे सो दैट आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, तो चलो और एक क्वेश्चन दो ऐसा। चलो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हीलियम एंड फोर्थ शेल ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो तुम लोगों को रेशियो ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हीलियम निकालना है और सॉरी फोर्थ शेल ऑफ बेरिलियम। ठीक है, ओके, वेरी नाइस सानी का वेरी क्विक आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, एक मिनट मुझे पूछ ले रहे हैं। ओके मितांश, आपने कुछ तो सिली मिस्टेक किया आई गेस, एक बार क्रॉस चेक करो। देखो गाइस, मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे ही सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 0.529 कैंसिल आउट होने वाला है, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखो हीलियम के लिए एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 × 2। मैं ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा तो सबको समझ में आएगा क्या? मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा तो सबको समझ में आएगा या डाउट आ सकता है? इसकी करेक्ट आंसर है, आई गेस डाउट आ सकता है, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करता। तो देखो, एन स्क्वायर ऑफ हीलियम अपॉन atomic number of helium divided by n square of beryllium अपॉन atomic number of beryllium। तो n स्क्वायर मतलब क्या, तो हीलियम के लिए 2 दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय बेरिलियम के लिए 4 दिया है, तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 कैंसल, 2 कैंसल, आंसर क्या बचेगा, 2/4, विच इज नथिंग बट 1/2। गाइस देखो, इतना सिंपल है, तुम लोग सिर्फ थोड़ा सा आंसर फास्ट निकालने के चक्कर में आई गेस थोड़ी सी घाई कर रहे हो, रश कर रहे हो। जो ही करेक्ट आंसर था आपका भी। ठीक है निश्चित, आपका भी आंसर करेक्ट था। ओके, तो नाइस क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं। ओके, तो नाउ विल लुक एट ग्राफ। याद रखो, ग्राफिकल क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बहुत कम आते हैं, ये तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में ही काम आएंगे, बट स्टिल केमिस्ट्री में ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चंस दिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैं जब होमवर्क दूंगा तो उसके अंदर भी तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि होमवर्क में आया है बट तुम लोगों को सॉल्व करने नहीं जम रहा है। ओके, हाँ बाय द वे, सबको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है? सबको यहाँ पे y = mx + c पता है? तभी जाके हम लोग ग्राफ के साथ डील कर पाएंगे, नहीं तो ग्राफ के साथ डील नहीं हो पाएगा। किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको y = mx + c नहीं पता है? ओके, चलो, तो सबको पता है। अब देखो गाइस, हम लोगों का फॉर्मूला क्या आया है, रेडियस = 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर मैं आर वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ लूं, अगर मैं आर वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ लूं, तो ग्राफ कैसे आएगा? देखो, आर ये वाई एक्सिस पे आ गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, आर = 0.529 डिवाइडेड बाई जेड इंटू एन स्क्वायर। तो ये कैसे हो गया, ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये बन गया एम और ये बन गया एक्स। देखो गाइस, दिख रहा है y = mx, दिख रहा है कि सबको y = mx? आर यू फॉलोइंग इट? y = mx, एंड y = mx का ग्राफ कैसे आता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि सी नहीं है ना, तो ओरिजिन में से ये जाएगा। गाइस, ग्राफ समझ रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे आज ही सुबह में लास्ट टाइम के ग्राफ वापस समझा, ऐसा डाउट आया था। तो देखो, यहाँ पे ही समझ के लो, y = mx प्लस सी रहेगा, तो हम लोग इंटरसेप्ट दिखाते हैं, बट ये अभी ओरिजिन में से पास होगा। और मैंने ये इधर डॉटेड लाइन क्यों दिखाई, कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जिसमें एन की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू जीरो रह ही नहीं सकती, मैंने ऊपर लिख के दिया था, एन की वैल्यू जीरो रहती है क्या, नहीं रहती। तो वो अजम्पशन है कि वो ऐसे आगे से जा रहा है,
ठीक है, बट एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 के इधर से हम लोगों ने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया बिकॉज एन की वैल्यू 0 नहीं होती। हाउ डिड y इज इक्वल टू एम एक्स केम? अरे देखो, r y एक्सिस पे है, r y एक्सिस पे है, n स्क्वायर x एक्सिस पे है। समझ में आ रहा है? r y एक्सिस पे है एंड n x एक्सिस पे है, खत्म, नथिंग एल्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। एंड m की वैल्यू अगर तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप कितना होगा, 0.529 डिवाइडेड बाय z, खत्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबको पता है, अगर नहीं पता होगी मैथ्स में जब पढ़ाई जाएगी तो तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन 0 और 1 के बीच में भी नहीं हो सकता, एन की वैल्यू सिर्फ इंटीजर है ना, ऑस्युलेट्स में हम लोगों ने लिखा था एन की वैल्यू इट कैन बी ओनली इंटीजर, ठीक है। अब इसी को अगर मैं आर वर्सेस जेड का ग्राफ बनाऊं, आर वर्सेस जेड का ग्राफ बनाऊं तो कैसे होगा, आर वर्सेस जेड का ग्राफ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, सॉरी आर वर्सेस जेड नहीं, वो नहीं, आर वर्सेस 1/z, ठीक है। आर वर्सेस 1/z का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z। गाइस देखो, अभी ये आर हम लोगों का वाई है, 1/z हम लोगों का एक्स है, बट अभी भी ये इतना मिडल पार्ट तो एम एक्स एम ही है, मतलब वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स ही हो रहा है क्या, इवन नाउ इज इट वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, समझ में आ रहा है? तो अभी भी ये ग्राफ कैसे जाएगा, इवन नाउ इट विल पास थ्रू ओरिजिन, इवन नाउ इट विल पास थ्रू ओरिजिन। गाइस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस में मतलब ग्राफ में प्रॉब्लम है तो जस्ट गिव इट सम टाइम, बिकॉज ये मैथ्स का पार्ट है, तो वो तुम लोगों को मैथ्स में जब जिस मोमेंट पे स्ट्रेट लाइन एंड बाकी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला इनकी इक्वेशंस हो जाएंगी तो तुम लोगों को वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए इग्नोर करो, सिर्फ बना के रख दो फिर, ठीक है। अगर डाउट होगा तो सिर्फ बना के रख दो, जैसे ही मैथमेटिक्स में हो जाएगा तब तुम लोगों को ये इजिली समझ में आ जाएंगे। थोड़ा राइट में जाना है, चलो कर लो इसे। चलो मैं तुम लोगों को अभी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बना के दिखाता हूँ, बिकॉज आई गेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैराबोला इनके ग्राफ्स आ जाएंगे तो तुम लोग और कंफ्यूज हो सकते हो, और दो ग्राफ्स हैं बट वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, ओवर हियर स्लोप इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो और दो टाइप के ग्राफ मुझे पढ़ाने थे बट अभी मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर कंफ्यूजन और नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, तुम लोगों को पैराबोला हो गया है क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, ये हो गया है क्या तुम लोगों का, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई है क्या, नहीं हुई है ना, तो मत मत, अगर पैराबोला की इक्वेशन हुई नहीं है तो नहीं करता है, ओके। तो ठीक है, और दो ग्राफ्स हम लोगों के बाकी है जो तुम लोगों को होमवर्क में मिलेंगे, तो मैं तभी तुम लोगों को, तभी मेरे पास ऑप्शन रहेगा, तभी हम लोगों को पढ़ना ही है तो तभी मैं पढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स वेलोसिटी, अभी हम लोग वेलोसिटी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, वेलोसिटी फर्स्ट फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या निकाला था, mvr इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, याद होगा तुम लोगों को। अब अब हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई mr, ये भी पता होगा, एंड
नीट स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही, फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब 2 पाई एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, अब आर की इक्वेशन हम लोग ने ऊपर ही डिराइव कर ली थी। आर की इक्वेशन हम लोग ने क्या डिराइव की थी? एन एच अपॉन 2 पाई एम। आर की इक्वेशन थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं एक बार ऊपर जाके क्रॉस चेक करने वाला, मैं कुछ भूल तो नहीं गया? एम जेड ई स्क्वायर, जेड मेन कंपोनेंट ही हम लोग भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेड भी आना चाहिए, एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो दिस वाज आवर फॉर्मूला जो हम लोग अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे m और m कैंसल आउट हो जाएंगे, n n स्क्वायर कैंसिल, h x स्क्वायर कैंसिल। तो तुम लोगों को वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी, टू और पाई भी कैंसिल होने बाकी है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई और पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई m z ई स्क्वायर अपॉन एन एच, जिसमें 2 पाई m ई स्क्वायर और h सारे के सारे कांस्टेंट है। तो ये तुम लोगों का मेन फॉर्मूला, अगेन दिस इज अ बिग फॉर्मूला विच वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर। ठीक है, तो इसे हम लोगों को याद रखना नहीं है। तो इसे अगर याद नहीं रखना है तो हम लोग किस चीज को याद रखेंगे? इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। एम भूल गया क्या मैं? एम भूल गया क्या मैं? एम और एम कैंसिल आउट हो गए ना? अच्छा, मैंने एम लिख दिया है, ओके ओके, एम लिख दिया है मैंने, जो लिखना नहीं चाहिए था। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, ये फॉर्मूलाज हम लोगों को याद नहीं रखना है। अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जाएंगे तो 2 पाई ई स्क्वायर और एच, इनकी वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है 2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। गाइस, मैं तुम लोगों को बाद में से बोल रहा हूँ कि ये सारे जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो उस जमाने के जब हम लोग सीजीएस यूनिट यूज करते थे। एंड सीजीएस यूनिट में वेलोसिटी इज नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गाइस देखो, सेम ऊपर जैसे 4 लाइन में हम लोगों का आंसर आ गया था, वैसे ही 4 लाइन में यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। तुम लोगों को फाइनल वैल्यूज याद रखनी है, नथिंग एल्स। करो ये। चलो गाइस, क्वेश्चन दो, रेडी हो गया लिख के सबका, या लिखना बाकी है? अरे थक गए क्या? क्या लिख रहे हो? गाइस, एम आई ऑडिबल? अच्छा, राइटिंग, ठीक है, लिख दो।
It's 10 raised to 8, huh? It's 10 raised to 8. ओके गाइस, तो लिख के हो गया होगा। अगर किसी का बाकी होगा तो एज यूजुअल तुम लोगों को राइटअप तो मैं सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड शेल ऑफ बेरिलियम+3 आयन। ठीक है, तो चलो 2 मिनट में इसका आंसर आना चाहिए, एकदम फास्ट, एकदम इजी, मतलब ओरली सॉल्व हो जाए इतना इजी है। जल्दी। Z की वैल्यू 4, सेकेंड शेल मतलब n की वैल्यू 2। ठीक है, ओरली इसका आंसर आ जाए इतना इजी क्वेश्चन है ये, बताओ। ओके, सानी का वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन में 3 6 आना चाहिए ना कुछ सानी का, बस उतना ही प्रॉब्लम है। रोल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अथर्व करेक्ट आंसर है। तो गाइस कैसे होगा, 2.18 इंटू जेड अपॉन एन, सॉरी इंटू 10⁻⁻⁸, -8, 10⁻8 भूल गया, इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और क्या करना है। 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू जेड की वैल्यू आएगी 4/2, ये हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.36 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? बहुत लोगों के आंसर आए थे और सबके आंसर करेक्ट थे, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो गाइस दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अगर कोई भी क्वेश्चन देखोगे विद इन 1 मिनट सॉल्व होने जैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, काम करते हैं, इसको बाद में लेते हैं। कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolving in third shell of Li+2 and first shell of He+। गैस सॉल्व करके बताओ, या तुम लोग कर सकते हो, सॉल्व करके बताओ या तुम लोग कर सकते हो। वेलोसिटी इन थर्ड शेल फॉर लिथियम एंड वेलोसिटी इन फर्स्ट शेल फॉर हीलियम। ठीक है, इतना ही करना है, नथिंग एल्स। बताओ। शनि का रेशियो गड़बड़ा गया है, देखो उल्टा रेशियो आपने सेंड किया है मुझे, हीलियम अपॉन लिथियम सेंड किया है। अथर्व करेक्ट आंसर है। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट सनी का, तो उसको करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। इशिता, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, याद रखना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो गाइस देखो कैसे होगा, 2.18 इंटू 10⁻8 जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन। तो तुम लोगों को जेड की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी है, 3 है, ये पता रहनी चाहिए। डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी दी है, 3 ही दी है, तो दैट इज फाइन। डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁻8
इनटू हीलियम के लिए तुम लोगों को फर्स्ट शेल बोला है, तो फर्स्ट शेल मतलब 2 अपॉन उसका ऑर्बिट z अपॉन n मतलब 1। तो देखो 3 से 3 मर गया, 10⁸ से 10⁸ मर गया, 2.8 से 2.8 मर गया, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1/2। खत्म गाइस, z अपॉन n इज द फॉर्मूला। तुम लोग n अपॉन z, कुछ लोग n अपॉन z कर रहे हैं, तो प्लीज z अपॉन n है, याद रखो z अपॉन n है, ठीक है? एनी डाउट गाइस? एंड कुछ लोग अभी भी n स्क्वायर ले रहे थे, तो n स्क्वायर नहीं आएगा, n स्क्वायर मत करो प्लीज। चलो अब अगेन दो ग्राफ फाइनली, ठीक है? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हम लोगों को गाइस? मतलब इसे तुम लोग कैसे लिख सकते हो? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ n इंटू z। मतलब ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा x। गेटिंग इट? सेम थिंग कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z इंटू 1/9। इसे हम लोग बोलेंगे y, ये इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे m, और ये इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे x। y इज इक्वल टू mx। दो ग्राफ आएंगे, पहला ग्राफ किसके वर्सेस किसका आएगा बताओ? पहला ग्राफ किसके वर्सेस किसका आएगा? मैं तुम लोगों को अभी के लिए स्ट्रेट लाइन के ही ग्राफ्स बता रहा हूँ, ठीक है? पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी ग्राफ्स है अपने पास, ठीक है? पहला ग्राफ आएगा वेलोसिटी वर्सेस जेड का, वेरी नाइस, वेलोसिटी वर्सेस जेड का, ठीक है? तो वेलोसिटी वर्सेस जेड, एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स। जब सी नहीं रहता तो इट पासेस थ्रू ओरिजिन। जेड की वैल्यू, कोई एटम है क्या, या फिर कोई एलिमेंट है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 0 है? कोई भी नहीं है, तो ये ऐसे कुछ आएगा, ठीक है? एंड अब सिमिलरली सेकंड ग्राफ किसके वर्सेस का आएगा? वेलोसिटी वर्सेस 1/n का आएगा, ठीक है? y इज इक्वल टू mx ही है, तो अगेन दिस विल गो थ्रू ओरिजिन, सेम वे एज बिफोर। गाइस गेटिंग इट? गेटिंग इट? एनी डाउट? ओके, तो गाइस आज हम लोगों को जितना पढ़ना था उतना पढ़ के हो गया है, एंड वी कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है? तुम लोग भी थक गए होंगे, सुबह से बैठे हो, ठीक है? तो विल स्टॉप ओवर हियर, एंड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। इसकी रिवीजन करना नेक्स्ट टाइम, ये जो टॉपिक्स है प्लीज रिवाइज करके आना। तुम लोगों को फॉर्मूलाज दिख गए रहेंगे, बहुत इजी है, बट अगर भूल गए तो तुम लोगों को तकलीफ होगी, ठीक है? तो चलो, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय।